आज की क्लास में हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब एसेट अकाउंट बनाना होता है तो उस समय कभी कभी हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी होती है, तो उसको बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, ये आज का टॉपिक है। देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए जरूरी नहीं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया हो, वहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड भी यूज किया हो सकता है या सिर्फ डेप्रिसिएशन वर्ड भी यूज किया हो सकता है। हमें जब एसेट अकाउंट बनाना होता है तो क्या करना चाहिए कि कभी कभी हमें जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस तरह के नाम लिख करके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है तो उसके भी अकाउंट बनाना होता है। यही आज का टॉपिक है। अब सवाल ये उठता है कि कब हमको ये अकाउंट बनाना चाहिए। देखिए, जब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या सिर्फ डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस मिल जाए, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हो डेप्रिसिएशन का और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हो डेप्रिसिएशन अकाउंट का, तो आप समझ लीजिए कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसी भी नाम के हो सकते हैं, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ हो सकता है या वहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है या वहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए तो हमें एसेट के साथ में उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो आज की क्लास में ये डिस्कशन है। और अगर आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आना है उसमें अगर कुछ भी थोड़ी सी भी अगर कोई लेवल अपग्रेड करता है तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेके ही कर सकता है। आपके में जो एडजस्टमेंट आनी है वो तीन ही एडजस्टमेंट्स हैं। एक तो आपकी एसेट की होगी, उसके साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो सकता है, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट हो सकती है और तीसरा जो है आपका डिविडेंड्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है क्या चीज, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। पहले तो हम मीनिंग इसका समझेंगे। तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन। बैलेंस शीट को थोड़ा सा मैं पुराने ट्रेडिशनल वे से आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मतलब बताना चाह रहा हूँ। तो पुराने ट्रेडिशनल वे में जैसे बैलेंस शीट बनाते थे आप 11th क्लास में, वैसे ही उसी तरह से मैं लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको याद हो कि हम इस साइड में सारी एसेट्स लिखते हैं और इस साइड में सारी लायबिलिटीज। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मशीन थी। मैं आपको पहले इसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मशीन की वैल्यू जो थी वो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीस की मशीन थी। अब और सपोज कर लेते हैं ईयर था 2010। तो मशीन की वैल्यू थी 1 लाख। आप ऐसे लिखते हैं और हम कहते हैं जी इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लग गया। तो आप क्या करते हैं जी, डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करते थे। 10% डेप्रिसिएशन यानी कि 10,000 और अब आप इसको ऐसे लिख देते थे कि अब मशीन की वैल्यू हो गई है भाई 90,000। इसी तरीके से अब ये मशीन 2010 के बाद अब नेक्स्ट ईयर आता, 2011 आता। तो जब 2011 आता तो आप बैलेंस शीट जब 2011 की बनाते तो आप ऐसे लिखते 2011 की। अब आप यहाँ पर लिखते भाई पिछले साल से मशीन कितने की आई है। मशीन आई है भाई हमारे पास से 90,000 की। भाई पिछले साल कितने की मशीन थी, 1 लाख की थी। 10% अप्रिशिएट हो गई, 10,000 कम होकर 90 की थी। अब अगले साल में जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप लिखते ये कितने की है, 90। और फिर इस साल आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इसमें से डेप्रिसिएशन जब आप लगाते, सपोज 10% ही लगा रहे होते, तो अब आप इस बार मशीन की वैल्यू दिखाते 81,000 रुपीस। ये वे से आप क्वेश्चंस को करते चले आए हो, इस वे से आपको पता है काम, इस तरह से क्वेश्चन करने का तरीका आपको आता था। अब देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हम यहाँ पर ये जो 2000 की जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, अगर 2010 की जो बैलेंस शीट बनाई है, अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड से बैलेंस शीट बना रहे होते तो हम यहाँ पर इसमें इस तरीके से लिखते, मशीन शुरुआत में कितने की थी, 1 लाख रुपीस की।
हम मशीन की वैल्यू यहाँ पे 1 लाख लिखते हैं, और जो इसका डेप्रिसिएशन था वो यहाँ लेस करने के बजाय दूसरी तरफ लिखते हैं हम, और इसको नाम दे देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना लगाया था आपने? 10,000। तो आपने वही जो 2010 की जो बैलेंस शीट थी उसमें आपने 1 लाख में से 10 कम करके 90 लिखा, और यहाँ पर क्या होगा कि 1 लाख की मशीन थी 1 लाख की रहने दी, और डेप्रिसिएशन को दूसरी तरफ, क्योंकि लेस हो रहा था, दूसरी तरफ ले जा सकते हो, उसको आपने उस तरफ ले जाके क्या कर दिया? एक्यूमुलेट कर दिया। एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा कर दिया। अब जब यही बैलेंस शीट अगर 2011 में बनाई जाती तो इसमें क्या चेंज होता आपका? तब हम बैलेंस शीट जब 2011 में बना रहे होते और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड से बना रहे होते तो हम यहाँ पर लिखते मशीन, यहाँ पर मशीन 1 लाख की, और जो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया था वो डेप्रिसिएशन अब क्या करते हैं? हम इसी में ही जोड़ देते हैं। यहाँ पर सेकेंड ईयर में आप देखिए, यानी कि 2011 में आपने अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो 9,000, तो जो डेप्रिसिएशन था वो 10,000 पहले से था, और इसमें 9,000 और लगा करके हम इसमें 19,000 डेप्रिसिएशन कर देते। ये कैसे आता? 10,000 पहले से था और इसके अंदर 9,000 और लगा दिया आपने डेप्रिसिएशन, तो इस तरीके से आपने इस डेप्रिसिएशन को 19,000 कर देना था। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड में क्या होता है कि आप जो है काम वही कर रहे हो, बस ये कि डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं कर रहे हो। डिडक्ट करने के बजाय डेप्रिसिएशन को अलग से एक जगह पे कलेक्ट कर रहे हो। उसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम भी दे देते हैं, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नाम दे देते हैं, या सिर्फ डेप्रिसिएशन भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जो क्वेश्चन करना होगा उसमें कभी कभी क्या होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के मेथड से इसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब वैसे तो आपने ये सारा जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। अब चूंकि हमें इसको जल्दी जल्दी से समझना है और कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हुए समझना है, तो कैसे हमने इस साल इसके अकाउंट बनाने, ये अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीजें नोटिस करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर 4 बैलेंस शीट हैं, थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया और मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ। 4 बैलेंस शीट हैं, ये 2010 की है, और यहाँ पर आप देखिए 90,000 आपका बैलेंस आ रहा था, और यहाँ पर 2011 में यही जब है 81,000 का बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद की कॉस्ट जो आ रही है वो लिखी जाती है। पर इसके विपरीत अगर हम दूसरी तरफ चलें, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो वहां पर जो एसेट है वो हमेशा कॉस्ट पे ही रहती है। तो ये देखिए पहले साल भी 1 लाख है, अगले साल भी 1 लाख है, और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करने के बजाय दूसरी तरफ इकट्ठा किया जा रहा है। 10,000 डेप्रिसिएशन था, फिर 9,000 डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन अलग से इकट्ठे किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस करने के लिए कुछ रूल्स फॉर्म करते हैं ताकि हम क्वेश्चन में करते समय गलती ना करें। तो सबसे पहले जो नियम है, जब हमें एसेट अकाउंट बनाना है तो ये ध्यान देना है कि एसेट का जो बैलेंस लेके चलना है अकाउंट बनाते समय, वो कॉस्ट लेके चलना है, बिफोर डेप्रिसिएशन बैलेंस लेके चलना है। यानी कि डेप्रिसिएशन लेस हुए बिना बैलेंस लेना है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो कॉस्ट लेके चलना है। अब जैसे कि अगर हम कभी कभी क्या होगा कि वो जानबूझ करके आपको प्रेजेंटेशन चेंज करके देंगे, तो आपने क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है डेवलप। अब यहाँ पर क्या है कि आप देखिए, अगर इस जगह पर हम बात करें, तो जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म में अगर मिल जाता है आपको, तो आपने क्या करना है कि ये वाला बैलेंस नहीं लेके चलना है। आपने जो बैलेंस बिना डेप्रिसिएशन के था, जो ओरिजिनल कॉस्ट का जो रियल उसकी कॉस्ट है, वो बैलेंस लेके स्टार्ट करना है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि जब आपने एसेट अकाउंट बनाना है तो एसेट अकाउंट बनाते समय जो बैलेंसेस लिखने हैं वो बिना डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लेने। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 1 जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन करना होता है। दूसरी बात क्या है कि एसेट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ वापस, एक एसेट अकाउंट रिकॉलिंग कराता हूँ जो आप पहले बनाया करते हो। अभी पहले का मतलब ये कि अभी प्रीवियस लेक्चर्स में 2 लेक्चर पहले आपने जो पढ़ा था, तो हम एसेट अकाउंट क्या बनाते थे उसके कॉन्टेक्स्ट में ही समझाते हुए चलता हूँ मैं, तो आपको अच्छे से याद रहेगा।
तो आप जब एसेट अकाउंट अभी बनाना सीख रहे थे, अगर नहीं आपने इसका लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो 2 क्लास पहले लेक्चर इसका जो है 2 या 3 क्लास पहले आपको बताया गया, उसमें जरूर उसको देखिए, आपको तुरंत लिंक अप करके समझ में आ जाएगा। जब हम एसेट अकाउंट बनाते थे तो हम यहाँ पे लिखते थे भाई टू बैलेंस डॉट डाउन, और इस जगह पर हम ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, और इस जगह पर हम लिखते थे बाई बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ये पुराना वाला पार्ट पहले मैं रिकॉल कर रहा हूं। अगर आप कोई एसेट को सेल करते थे तो आप यहाँ पे लिखते थे जी बाय बैंक, और इस जगह पर आप क्या करते थे, सेल लिखते थे। और अगर आप इसी तरीके से कोई एसेट को परचेज करते थे तो आप लिखते थे जी टू बैंक, और ब्रैकेट में आप परचेज लिखते थे। इसके अलावा सेल करते समय कभी कभी आपको कुछ लॉस हो जाता था तो बाय पीएल आप ब्रैकेट में लिखते थे लॉस ऑन सेल, और कभी कभी आपको अगर प्रॉफिट हो जाता था तो आप लिखते थे टू पीएल प्रॉफिट ऑन सेल। ये पुराने समय की बातें आपको याद करा रहा हूं। और इसके अलावा आप क्या करते थे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन जितना चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता था वो डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर लिखते थे। अब देखिए हमें अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो कब बनाना है, जब उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए। अगर कहीं पे क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड ऑप्शन वर्ड यूज किया हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट बनाना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ही तब है जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज किया है, प्रोविजन फॉर डेप्शन यूज किया है, या सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, तब भी हमें अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिए तो डेप्शन का अकाउंट अलग बनाना है। इससे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या था कि जो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखने इस जगह पर, यहाँ पर जो बैलेंस लिखना है, ये वाले दोनों बैलेंसेस जो लिखने हैं ये बिफोर डेप्रिसिएशन होने चाहिए। बिफोर डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने से पहले ऊपर जो फिगर होगा वो वाला बिफोर डेप्रिसिएशन कह लें, या इसको कह लें कॉस्ट पे होना चाहिए, बिना डेप्शन लगाए हुए कॉस्ट पे दिखाना है इसको, ये दोनों फिगर। ये रूल नंबर 1 है। दूसरी बात क्या है आपको ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि भैया डेप्रिसिएशन का तो अलग अकाउंट बना है, डेप्रिसिएशन तो वहां लिखना है, डेप्रिसिएशन सारे वहां एक्यूमुलेट होंगे। तो यही जो डेप्रिसिएशन आप यहाँ लगाया करते होते थे वो अब क्या करोगे, आप अलग से उस डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं आपको एक इसके साथ में एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना के साथ के साथ समझाता हूँ। जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे, इसके आगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्शन वर्ड हो सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन हो सकता है, या सिर्फ डेप्शन हो सकता है। ये बनेगा कब, आई एम अगेन आपको रिमाइंडिंग यू, आपको समझा रहा हूं कि क्या ध्यान रखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए तो हमें बनाना है, चाहे वो किसी नाम से दिए। तो डेप्रिसिएशन जो है उसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट में होगा, क्योंकि ये एक रिजर्व है। डेप्शन इनफैक्ट में एक तरह का रिजर्व भी होता है, जो आप किसी अलग क्लास में मेरे से डिस्कशन भी करिएगा और हम उसमें बात करेंगे कि डेप्शन कैसे रिजर्व, डेप्शन बेसिकली एक रिजर्व ही है। तो ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पर लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस जो है डेप्रिसिएशन का वो यहाँ पर होगा। वैसे भी इसका बैलेंस जो है वो लायबिलिटी साइड में होगा, क्रेडिट साइड का ही बैलेंस होगा। तो ओपनिंग इस जगह पर होगा और क्लोजिंग इस जगह पर होगा। जितना डेप्रिसिएशन जो आप एसेट अकाउंट में लगाते थे, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगाते थे वो डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो था वो अब इसमें नहीं लगाना है एसेट अकाउंट में। वो कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा इसके इस अकाउंट के, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्शन यहाँ लिखा जाएगा, बड़ा सिंपल सा रीजन है भाई कि डेप्शन के अलग अकाउंट है, तो डेप्शन अकाउंट किस लिए बना है, डेप्शन इकट्ठे करने के लिए, तो डेप्शन वहीं जाएंगे, उसी के अंदर जोड़े जाएंगे। तो रूल नंबर 1, एसेट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट पे लिखने हैं, बिफोर डेप्शन वैल्यू लेनी है। दूसरा, उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है, वो जो डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता था वो उस डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाके लिखना है। तीसरी एक बात और है कि अगर कोई एसेट सेल कर दी जाती है, अगर कोई एसेट सेल कर दी जाएगी तो ऐसे में क्या होगा कि यहां पर देखिए ऊपर हमने डेप्शन अकाउंट बनाया है,
यहाँ पे शुरू का डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है इस जगह पे, फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर लिया हुआ है, फिर आखिरी में एंड का डेप्रिसिएशन टोटल कितना हुआ अभी तक वो पता चल जाता है। अगर कोई एसेट सेल कर दी गई है तो ऐसे में क्या करते हैं कि उसका जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो यहाँ से एसेट अकाउंट के अंदर मूव कर दिया जाता है। इस जगह से यहाँ से उठा करके ये कहां पर मूव कर देंगे हम, ये मूव कर देंगे इस एसेट अकाउंट के अंदर, यहां पर भेज देंगे। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि वहां डेप्रिसिएशन लिखना नहीं है, आप वहां से कह रहे हैं डेप्रिसिएशन भेजना है। देखिए डेप्रिसिएशन जितना साल भर में पूरी एसेट्स के ऊपर लगा वो वहां लिखना है। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, अगर कोई एसेट बिक गई है, कोई एसेट सेल हो गई है तो उस सेल वाली एसेट का भी वहां डेप्रिसिएशन इकट्ठे हुआ पड़ा है, तो उस सेल वाली एसेट का जितना डेप्रिसिएशन वहां पर इकट्ठे हुआ पड़ा है उसको हमने केवल उतने पार्ट को यहाँ मूव करना है। अब सवाल उठते कि क्यों मूव किया जा रहा है। देखिए इससे दो काम हो रहे हैं। जब हम इसको यहाँ से इधर मूव करते हैं, इसके इधर अकाउंट में भेजते हैं और वहां से एसेट के अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वहां से उतना एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो बाहर हो गया और इधर से उतने रुपए की एसेट बाहर हो गई। अब इधर से हम क्या कर रहे हैं, जब एसेट को सेल कर रहे हैं तो एसेट भी खत्म करनी है और उसका डेप्शन भी नहीं रखना है। तो इनफैक्ट में जब हम इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो ऊपर से हम उस का डेप्रिसिएशन उतने पार्ट का खत्म कर दे रहे हैं और इधर से उस एसेट का अकाउंट खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो सेल हो गई। तो ये तीन बातें ध्यान देनी है। फिर से मैं बता दूं, हम इसको अपने क्वेश्चन करने के लिए याद रखने के लिए इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि क्या करना है। रूल नंबर 1 कि जब हमने एसेट अकाउंट बनाना है और उसमें हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो लिखने वो कॉस्ट पे लिखने, बिफोर डेप्शन लिखने। दूसरा रूल क्या है कि इसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन हमने नहीं लिखना है। जो डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता है वो सारे का सारा उस डेप्शन अकाउंट में लिखना है। और तीसरा क्या है कि एक डेप्रिसिएशन ऊपर से मूव करके यहाँ ले आएंगे। अगर कोई एसेट सेल हुई है तो उस सेल वाली एसेट का जितना पार्ट डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड पड़ा हुआ था, एक्यूमुलेटेड पार्ट को उसको हम यहाँ पे मूव करेंगे। इससे क्या होगा, उधर डेप्शन अकाउंट खत्म हो जाएगा और इधर उसका एसेट अकाउंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई वो तो सेल हो गई इसलिए उसका डेप्शन रखने का कोई मतलब नहीं और उसका एसेट अकाउंट भी मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी चीजों के बैलेंसेस वैसे ही पड़े रहेंगे। तो चलिए इस चीज को हम बेहतर तरीके से समझेंगे एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए हम पहले 2 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। उस समय इन क्वेश्चंस को जानबूझ के स्किप किया गया था ताकि आप इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पार्ट को खुद अलग से सेपरेटली इस चीज को समझ सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए आपका मशीनरी अकाउंट दिया हुआ और उस पर लिखा हुआ है एट कॉस्ट और इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन दिया हुआ है, फिर पेटेंट्स दिए हुए हैं और इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी बात मैंने जो बहुत बार रिपीट करी है, सिर्फ इस बात के लिए रिपीट करी कि ध्यान रखें डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने तभी बनाना होता है कि जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्शन या डेप्रिसिएशन के नाम से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस मिल जाए। केवल एक्यूमुलेटेड डेप्शन वर्ड लिख देने से नहीं हो जाता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाना है। फिर इसके बाद इन्होंने नीचे जो एडजस्टमेंट दे दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये इसकी वजह से नहीं हम बना रहे हैं, हम इसको बना किस लिए रहे, क्योंकि हमें ये 2 बैलेंसेस दिए इसलिए हमें इसका अकाउंट बनाना है। तो चलते हैं अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक मशीनरी अकाउंट और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ये बना लिया मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अकाउंट या मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्शन ऑफ मशीन अकाउंट, कुछ भी नाम हो सकता है, या मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट हो सकता है। और दूसरा हमने बना लिया एक मशीन अकाउंट। इसका जो एसेट का बैलेंस है वो डेबिट से होगा। स्टार्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। फिर जो इसका डेप्रिसिएशन का बैलेंस है उसका उल्टी तरफ से बैलेंस होगा, क्योंकि एक रिजर्व है, रिजर्व्स के, लायबिलिटीज के क्रेडिट से बैलेंस स्टार्ट होते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, देन टू बैलेंस carried down, यहाँ closing balance,
रूल नंबर 1 कि जो बैलेंसेस लिखने हैं मशीन के वो कॉस्ट पे होने चाहिए, उसको डेप्रिसिएशन लेस किए बिना जो बैलेंस होते हैं ऊपर वाले बैलेंसेस वो लेने हैं। दूसरी बात क्या है कि जो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ लिखते थे वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपने लिखना है, अब वहां पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन और ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ कि इट इज चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, जितना उसमें साल भर में डेप्शन लगा सारी एसेट्स के ऊपर। तो अब क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस था 9,50,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख रुपीस का, तो इस बैलेंसेस को लिखना था, पर ध्यान क्या देना है कि ये कॉस्ट पे उन्होंने खुद ही लिख के दिया हुआ एट कॉस्ट। तो ठीक है भाई, ये तो पहला रूल इन्होंने हमारा फॉलो करवा दिया, हमें इस बात पे ही ध्यान देना था। तो 9,50,000 is opening balance and 10 lakh is closing balance। तो 9,50,000 और 10 लाख हमने बैलेंसेस लिख दिए। फिर इसके बाद जो है एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस है 1,10,000 और 1,40,000। तो 1,10,000 और 1,40,000 ऊपर बैलेंसेस लिख देते हैं हम लोग। 1,10,000 यहां पर है 1,10,000 और 1,50,000, ये हमने बैलेंसेस को लिख दिया। अब बैलेंसेस को लिखने के बाद आपको देखना है कि एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है। ड्यूरिंग द ईयर machine costing 90,000 with accumulated depreciation 60,000 was sold off for 50,000। एक मशीन थी 90,000 की जिसके ऊपर 60,000 रुपीज का डेप्शन एक्यूमुलेट करके लगाया जा चुका है, यानी कि 90,000 में से वो 60,000 डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो आज उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 30,000। ये 30,000 की मशीन को उन्होंने 50,000 में बेच दिया। तो 30,000 की मशीन को जब 50,000 में बेच दिया तो हम इसको सेल करते हुए दिखाएंगे और देखेंगे भाई 30,000 की चीज 50,000 में बिक रही है तो उसका ना 20,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिखें कि सेल कितने में होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी बाय बैंक, और ये सेल किया है हमने इसको 50,000 में, और सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट कैसे हुआ फिर से बता देता हूं कि 90,000 रुपीज की उसकी कॉस्ट रही थी, 60,000 वो डेप्रिशिएट हो चुकी थी, उसके ऊपर 60,000 का डेप्शन एक्यूमुलेट करके लगाया जा चुका है। तो भाई उसकी वैल्यू आज बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू इसका मतलब 30,000 थी। 30,000 वाली एसेट को उन्होंने बेच दिया है 50 में। तो 50 में जब बेचा तो उसमें प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट हो गया उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल हो गया यहाँ पे 20,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो होता है वो यहां लगाया करते थे, अब नहीं लगाएंगे। आप डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कहां पर लगाएंगे? ऊपर। अब हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? ये वाले लेजर अकाउंट क्यों बना रहे थे? सिर्फ इतना सा कारण होता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन हाइड होती है। उस हाइड इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर इन अकाउंट्स को बनाया करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आगे कोई बात कही तो आगे तो कोई बात कही गई है, पर वो पेटेंट्स के लिए कही गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे में इस अकाउंट को करेंगे बंद। और जब हम इस अकाउंट को बंद करेंगे तो बंद करने से पहले एक बात और ध्यान रखनी है कि रूल नंबर 3 नहीं फॉलो किया है। 3 रूल बताए थे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट पे। दूसरा रूल क्या है कि डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखना, हमने नहीं लिखा। तीसरा एक रूल और था कि अगर कोई एसेट सेल करी जाती है तो यहाँ पर सारे ऊपर जो है इस जगह पे सारे डेप्रिसिएशन इकट्ठे किए गए हैं। यहाँ पर इसमें से सेल वाली मशीन का जो डेप्रिसिएशन है उसको बाहर करना है, और बाहर करके कहाँ भेज देना है? उस एसेट को। तो देखिए वो जो सेल करी गई थी मशीन उसका डेप्रिसिएशन कितना था? उसका डेप्रिसिएशन उसने बताया था कि भाई 60,000 था। तो यानी कि 60,000 रुपीज का डेप्शन यहाँ पर उसके नाम से इकट्ठे पड़े हुए हैं। तो यहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं क्रेडिट से, तो शिफ्ट कहाँ से होंगे? डेबिट से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू, इस जगह पर हम लिखेंगे जाके टू मशीन अकाउंट।
मशीन में इसको ट्रांसफर कर देंगे। कितना ट्रांसफर कर देंगे? जितना उसका डेप्रिसिएशन था। यहाँ पर ये 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन सीधा मूव होके कहां चले जाएगा? एसेट अकाउंट में। और एसेट अकाउंट में यहां पर ट्रांसफर हो गया। और आपने यहाँ पे लिखना है क्या चीज आई यहाँ पर? आपने बताया जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका? जो एसेट सेल हो गई है उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 60,000। तो अब इससे क्या हो गया कि उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी सेल वैल्यू, उसका प्रॉफिट जैसे हमने लिखा तो उस मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो पूरी बाहर हो जाएगी उससे। आप चेक भी कर सकते हो। देखिए 60 और 50 यहाँ पे 110 हुआ, 20 माइनस करें तो 90 पूरा आउट हो गया यहाँ से। तो 90 बाहर क्यों करना है? क्योंकि भाई वो एसेट ही बिक गई है, उसका कोई काम ही नहीं है उसको रखने का। तो ऐसे में आपने एक बात ये याद रखनी है कि ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट पे दूसरा डेप्रिसिएशन हमने मशीन अकाउंट में नहीं लिखना है। तीसरा ऊपर से डेप्रिसिएशन एक मूव होके आएगा। अगर कोई एसेट सेल हुई तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना था वो वहां से मूव होके आएगा। इससे क्या होगा? उधर से डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद, इधर से वो एसेट अकाउंट बंद। अब जब हमने तीनों रूल्स फॉलो कर लिए, अब हम अकाउंट को बंद कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर यहां पर बंद करूं तो सबसे पहले चलिए इस अकाउंट को बंद करता हूं। तो इस साइड में बढ़ा है और इस साइड बैलेंस है, टोटल आ रहा है 2,10,000। और जब हमने 2,10,000 को यहाँ बैलेंस रखा तो इस तरफ बैलेंस आने लग गया 1 लाख रुपीज का। 2,10,000 माइनस 1,10,000, तो इस जगह पे बैलेंस आया 1 लाख। अब देखिए यहाँ पर जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि आपको ये नहीं पता था कि कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। तो जो बी आइटम्स टू बी एडेड में लिखते हैं आप डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, वो यहाँ से हाइड इंफॉर्मेशन थी, वो यहाँ से पता चलेगा। तो इसका लाभ क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज 1 लाख। 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था। अब इसका इंटरप्रिटेशन भी ऐसे कर सकते हैं कि 1,10,000 का था पहले से बैलेंस, 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन पूरी मशीनों पे लगाया गया, टोटल डेप्रिसिएशन 2,10,000 हुआ। और एक मशीन जो बिक गई है, सेल वाली जो पार्ट है, उस सेल वाली मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो 60,000 हटा दिया जाए तो बची हुई मशीनों का डेप्रिसिएशन 1,50,000 एक्यूमुलेटेड पड़ा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और क्या करेंगे? अब हम मशीन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो मशीन अकाउंट में टोटल ज्यादा आ रहा है तो इसका टोटल कर लेते हैं। और इधर टोटल आ रहा है आपका 11,10,000। 11,10,000। जब आप 11,10,000 का यहां पर बैलेंस लिख देते हो तो इस जगह पर आपका कुछ बैलेंस आने लग गया। और यहां पर जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,40,000 का। इस साइड में 3 ही चीजें होती हैं। आपने पहले एसेट अकाउंट काफी बार बनाया हुआ, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर काफी सारी प्रैक्टिस भी करी हुई है। तो 3 चीजें कौन सी होती हैं? और आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, प्रॉफिट ऑन सेल होता है और परचेज होता है। तो इसका मतलब 2 चीजें ऑलरेडी रिटर्न है। तो ये जो बैलेंस निकल के आया होगा ये किस चीज का होगा? ये यानी कि बैलेंस है आपका परचेज का। तो हम लोग लिख देंगे टू बैंक परचेज और इसके साथ फिर ब्रैकेट में हम ये भी लिख देंगे कि भाई ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस करके निकाला गया है। तो इससे हमें मालूम पड़ गया कि 1,40,000 रुपीज की जो है हमने परचेज करी। अब यहां पर क्या है कि एक और एसेट भी है और वो है पेटेंट्स। तो अब हम पेटेंट्स का अकाउंट बनाएंगे, पर पेटेंट्स का कोई भी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर एक्यूमुलेटेड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम जैसे पहले बनाते थे 11th क्लास में, ठीक वैसे ही हम बनाते हुए चले जाएंगे और कुछ भी उसमें ध्यान अलग से देने की जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन में 3 रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है बस। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब देखिए क्वेश्चन में पेटेंट्स की वैल्यू दी हुई है, पहले थी 3 लाख, अब हो गई है 2 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हो गया जी 2 लाख। और फिर इस जगह पर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 50,000 while a part of the patent were sold at a profit of 40,000। देखिए रिटर्न ऑफ करने का मतलब है कि इतने रुपए के पेटेंट्स को जो है वो डेप्रिशिएट किया गया, पर डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, हम अमोर्टाइजेशन लिखते हैं। हम अमोर्टाइजेशन भी लिख सकते हैं और हम इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि डेप्रिसिएशन है। तो
डेप्रिसिएशन जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम वैसे ही लिखेंगे, बाई अमोर्टाइजेशन में भी लिख सकते हैं और बाई प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में अमोर्टाइजेशन मेंशन करते हैं वो भी चलेगा। ये कितने रुपए का है? 50,000 का। फिर उन्होंने बताया कि कोई एसेट सेल करी गई है और ये नहीं बताया कितने में सेल करी है, तो बाई बैंक सेल अगर कोई एसेट होगी तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई बैंक सेल, पर ये पता ही नहीं कितने की। पर उसने एक बात ये बता दी है कि हमने जो है एक एसेट को सेल किया है और उसका प्रॉफिट है उसके अंदर, और प्रॉफिट था क्वेश्चन में बताया हुआ 40,000 रुपीज का। तो भाई जो 40,000 का प्रॉफिट ऑन सेल है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल 40,000। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब हमने सारी इंफॉर्मेशन को पुट कर दिया तो यहाँ पर कितने में सेल हुई थी वो एसेट, यानी कि वो पेटेंट कितने के सेल हुए थे, ये हम यहाँ पर बैलेंस करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने टोटल किया तो इसका टोटल आ रहा है 3,40,000 और 3,40,000 है, और 3,40,000 में से आपने 2,50,000 को माइनस कर दिया। जब आपने 2,50,000 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर 90,000 रुपीज का बैलेंस आने लग गया। इसको आप लिख दीजिए कि ये हमने बैलेंस करके पता किया है, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि आप जो है हमें यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी उसमें कितना इनफ्लो है आउटफ्लो है ये पता करके बताएं। तो चलिए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो या आउटफ्लो क्या है ये पता करके बताते हैं। इसके लिए मैं केवल छोटा सा एक पार्ट ड्रॉ कर ले रहा हूं और हेडिंग लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो एंड आउटफ्लो शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, और अगर कोई एसेट सेल हुई होगी तो भाई पैसे आए होंगे, और अगर कोई एसेट परचेज हुई होगी तो भाई उसमें पैसे गए होंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले देखते हैं, हम पेटेंट्स के अकाउंट ऊपर बना हुआ तो पेटेंट्स को ही देख लेते हैं। तो पेटेंट में यहाँ पर आप नोटिस करिए कि हमने सेल करा है, 90,000 रुपीज की सेल करी है, तो सेल से हमारे पास पैसे आए होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेल ऑफ पेटेंट्स। $90,000। इसके बाद दूसरी जो एसेट थी वो हमारी मशीन थी, उस मशीन के अकाउंट में चलते हैं। मशीन के अकाउंट में आपने परचेज भी किया और सेल भी किया हुआ है शायद से, हाँ जी परचेज भी और सेल भी है। तो देखिए आपने मशीन परचेज करी है 1,40,000 रुपीज की, और इसके अलावा 50,000 रुपीज की एक मशीन सेल भी करी हुई है। तो चलिए अब इस पार्ट को लिख देते हैं, सेल भी करी है और उसके लिए रिकॉर्ड करते हैं हम यहाँ पर। तो चलते हैं अपने पार्ट जहाँ पे किया था ये, तो सेल ऑफ मशीन ये थी आपकी 50,000 की, इसमें इनफ्लो हुआ, और आउटफ्लो में है आपका परचेज ऑफ मशीन। तो परचेज ऑफ मशीन अभी हमने अकाउंट में देखा था, ये थी आपकी 1,40,000। तो परचेज ऑफ मशीन 1,40,000। अब देखिए आपके पास टोटल इनफ्लो कितना हुआ 1,40,000, आउटफ्लो कितना हुआ 1,40,000, और ये 1,40,000 में से 1,40,000 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा नील। तो आंसर होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नील। कैश कुछ भी आया नहीं, जितना आया उतना ही चला गया। इस एक्टिविटी के अंदर 1,40,000 ही आए और 1,40,000 ही इसमें से चले गए।
अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं अगला कौन सा है। Wellprint Limited, question number 26, has given the following information. Machinery on 1st April, machinery as on 31st March 2020, then accumulated depreciation, opening balance, then accumulated depreciation, closing balance. During the year, a machine costing 25,000, accumulated depreciation thereon 15,000 was sold for 13,000 rupees. अब देखिए यहां पर जो है हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें दो बैलेंस दिए हुए हैं, दो बैलेंस ओपनिंग भी दिया और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। जब भी किसी भी नाम से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा हो, दो बैलेंस दिए तो बेटर रहेगा हम अकाउंट को बनाएं। तो अब हम लोग एक मशीन अकाउंट बनाएंगे और उसका एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या कैश फ्लो हुआ। तो अकाउंट देखते हैं। तो पहले मैं बना ले रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका बना रहे हैं? मशीन का। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, इसलिए मैंने लिख दिया भाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग क्रेडिट में होगा, सॉरी डेबिट में होगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस। इस जगह पर बाय डेप्रिसिएशन और चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जितना साल भर में डेप्शन लगाते हो आप वो ड्यूरिंग द ईयर। और इस जगह पर अगर कोई एसेट सेल हुई है तो उसके डेप्रिसिएशन को आपने यहां से मूव करना है। अब इस क्वेश्चन में हम इनके फिगर्स को लिखते हैं, पर पहले हम मशीन अकाउंट का भी हिसाब लिखते हैं। मशीन अकाउंट सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस, देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इस जगह पे क्लोजिंग बैलेंस। और आइए अब क्वेश्चन पे। मशीन का बैलेंस ओपनिंग है 50 और क्लोजिंग है 60। अब एग्जाम में आपको वो बताएंगे कि ये कॉस्ट है या बिफोर डेप्शन है या आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ये यहाँ पर क्लियरली आपको एक्सप्रेस किया गया होगा। अब चूंकि ये क्वेश्चन ऐसे रैंडमली पिक किया गया है तो समझाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, हम इसलिए यहाँ पर ऐसे एक क्वेश्चन लेके चले रहे हैं। ये बुक का टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एग्जाम में आपको मेंशन किया गया होगा कि ये कॉस्ट पे, या अगर नहीं भी मेंशन किया होगा तो उसमें फिर वो लेस करके दिखा रहा होगा, तो आप अपने ऊपर वाला फिगर, बिफोर वाला फिगर आप चूज करोगे। तो एग्जाम में कोई भी वेग बात यहाँ पे नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन में हम लेके चल रहे हैं कि ये जो है कॉस्ट पे है। तो कॉस्ट पे है तो रूल नंबर 1 हमने फॉलो करना है। ओपनिंग बैलेंस 50,000 लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस हमने 60,000 लिखना है, जो दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे जो बैलेंस दिए वो लिख दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो डेप्रिसिएशन के बैलेंस दिए हुए हैं वो है जी 25,000 और 15,000। तो अब हम डेप्शन अकाउंट पे चलते हैं और उस पे 25,000 और 15,000 बैलेंसेस को लिख देते हैं। तो 25,000 एंड 15,000। 25,000 is opening and closing is 15,000। फिर देखते हैं कि क्या इसके अंदर आगे इंफॉर्मेशन दी है। कह रहे हैं जी ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000, accumulated depreciation thereon 15,000 was sold off for 13,000। एक मशीन को जो कि 25,000 कॉस्ट की थी और इसमें 25 में से 15,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका था। और 25 में से अगर 15 का डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका था तो इतने रुपए की मशीन डेप्रिशिएट हो चुकी थी। तो अब बची मशीन कितने की? भाई मशीन बची 10,000 की। कैसे? 25 थी, 15 डेप्रिशिएट हो गई, बची 10 की। अब ये 10 वाली मशीन को कितने में बेच दिया उन्होंने? 13,000 में, यानी कि 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ।
तो अब हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट पे चलते हैं और इसमें सेल के पार्ट को रिकॉर्ड करें। हम लिख रहे हैं बाय बैंक और सेल किया है हमने इसको 13,000 रुपीज में। जब हमने इसको 13,000 में सेल किया है तो इसकी कॉस्ट कितनी थी 10, और तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर बेटर टर्म रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखें, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कितना जाएगा आपका 3,000 रुपीज, और हम ब्रैकेट में भी मेंशन करते हैं ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल है। अब सेकंड रूल क्या था कि इस जगह पे कोई भी आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। तीसरा रूल क्या था कि ऊपर से एक डेप्रिसिएशन को मूव करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, जितना उस सेल वाली एसेट का एक्यूमुलेट किया हुआ डेप्रिसिएशन रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो सेल करी आपने, उस एसेट का डेप्रिसिएशन कितना था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका एसेट का डेप्रिसिएशन था 15,000, यानी कि 15,000 रुपीज का वहां पर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ पड़ा है। अब वो सेल हो गई, उसके डेप्रिसिएशन को हटा दीजिए, तो हम ऊपर से 15,000 के डेप्रिसिएशन को हटाएंगे और हम इस जगह पे लिख देंगे, कहां पर भेजेंगे इसको, मशीन अकाउंट में। और डेप्रिसिएशन कितना हटाना है हमें, जो उसका एक्यूमुलेटेड पार्ट था और जो कि था 15,000। जब हमने इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां लिख देना है, उसके बाद इसका बैलेंस करना है, और बैलेंस अगर हम करते हैं तो इस जगह पर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 5,000 क्रेडिट में। ये किस चीज का फिगर का बैलेंस होगा, ये हमको बात पता है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट है। ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है। रूल नंबर 1 था कॉस्ट पे लिखना है, रूल नंबर 2 वहां डेप्रिसिएशन नहीं लगाने हैं, रूल नंबर 3 है कि अगर कोई एसेट सेल करी गई है उसका जितना डेप्रिसिएशन है वो हमने मूव करना है यहाँ से, और उसको कहाँ मूव करके ले जाना है, उस एसेट के अकाउंट में। इससे क्या होगा, वो एसेट अकाउंट उतने पार्ट से क्लोज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आके लिखेंगे कहाँ से आ रहा है ये डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया। कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया, 15,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन वहां से मूव होके आया। अब क्वेश्चन के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उन सारे इंफॉर्मेशन को हम यूज कर चुके हैं। अब हम टोटल करते हैं और देखते हैं कि कोई और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ कि अगर टैली हो गया तो इसका मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और अगर बैलेंस निकला तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसके डिसीजन लेंगे। क्रेडिट साइड में यहाँ पर जो टोटल किया जाए तो आता है 88,000 रुपीज, और अगर हम इधर पे बात करें तो डेबिट में बैलेंस आने लगा। 88,000 में से 53 माइनस किया तो 35,000 रुपीज का डेबिट में बैलेंस आ रहा है। और ये जो डेबिट में बैलेंस आ रहा है ये किस चीज का है, आपको पता है, ये है हमारी परचेज, क्योंकि इस साइड में 3 चीजें होती हैं, प्रॉफिट ऑन सेल, ओपनिंग बैलेंस और परचेज। तो 2 चीजें लिखी हुई हैं तो इसका मतलब ये परचेज किया गया है, और ब्रैकेट में हम इसमें क्लियर भी कर देंगे कि भाई ये इतना इसका बैलेंसिंग फिगर था। अब इसमें हम लोग एसेट अकाउंट बना चुके हैं। अब हमको यहाँ पर शो करना है कि कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारे पास इनफ्लो या आउटफ्लो रहा। तो ऊपर हेडिंग हम लिख देते हैं, छोटा सा पार्ट है, एक्सेप्ट सी है तो जितने पार्ट का ही करना है, लिख दीजिए हेडिंग। कौन सी एक्टिविटी है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात चल रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट में करते हैं। इसमें हम लिखेंगे इनफ्लो कितना है हमारे पास, और यहाँ पे हम लिखते हैं आउटफ्लो कितना हो रहा है, और फिर देखते हैं कि नेट क्या हो रहा है। अब देखिए हम एसेट के अकाउंट पे चल रहे हैं। अगर आप मशीन के अकाउंट पे चलें तो मशीन में आप नोटिस करिए कि 13,000 रुपीज की आपकी सेल थी, यहाँ पर 13,000 की आपकी सेल है, और परचेज है 35,000 रुपीज की। तो सेल जो है वो इनफ्लो शो करेगा। हम यहाँ पर आके लिखेंगे सेल ऑफ मशीन, और सेल ऑफ मशीन है आपका 13,000,
और फिर उसके बाद है आपका परचेज ऑफ मशीन। तो परचेज ऑफ मशीन है आपका, अभी देखा था हमने, वो था भाई 35,000। तो 35,000 रुपीज जो है यहाँ से चले गए हैं, ये माइनस हुए होंगे, आउटफ्लो है, और आए हैं 13,000, गए हैं 35। तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा, यहाँ पर 35 में से 30 माइनस किया तो 22,000 आपका माइनस में आने लगा। अगर माइनस में आने लगा तो आप आंसर लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।